आकाशवाणी दिल्ली से प्रस्तुत है कार्यक्रम स्वास्थ्य पत्रिका हमारी सेहत। स्वास्थ्य पत्रिका हमारी सेहत के सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। स्वीकार करें शालिनी मित्तल का नमस्कार। श्रोताओं, ग्लूकोमा या काला मोतियाबिंद आंखों में होने वाली एक ऐसी बीमारी है जिसकी सही समय पर जानकारी होने से इसका इलाज संभव है। इस पर जानकारी दे रहे हैं नेत्र विशेषज्ञ डॉक्टर मानवदीप सिंह। आपसे बात कर रही हैं शालिनी मित्तल। ग्लूकोमा या काला मोतियाबिंद आंखों की एक ऐसी बीमारी है जिससे बचा जा सकता है और इसके प्रति जागरूक होकर हम इस बीमारी को हरा सकते हैं। जरूरी है जानकारी सही हो, इसीलिए हमने आज आमंत्रित किया है अपने स्टूडियो में एक्सपर्ट को, डॉक्टर मानवदीप सिंह। आप प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ ऑप्थेल्मोलॉजी, डॉक्टर RML हॉस्पिटल में। तो सबसे पहले स्वागत कर लेते हैं डॉक्टर साहब का। डॉक्टर मानवदीप सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आकाशवाणी के स्टूडियो में आपका। शुक्रिया, नमस्कार, श्रोताओं को नमस्कार। डॉक्टर साहब, ग्लूकोमा या काला मोतियाबिंद, सबसे पहले ये जानेंगे कि ये जैसे एक अवेयरनेस डे भी मनाया जाता है, एक अवेयरनेस वीक भी होता है, वर्ल्ड ग्लूकोमा अवेयरनेस वीक, तो इतनी अवेयरनेस की आवश्यकता क्यों है ग्लूकोमा के लिए? आंख जो है वो देखने का काम नहीं करती। जी हाँ, आपने ठीक सुना, आंख देखने का काम नहीं करती। आंख केवल एक कैमरे की तरह है, वो फोटो खींच के मस्तिष्क को वो फोटो भेज देती है और मस्तिष्क है जो असली जगह जो देखने का काम करता है। इन दोनों के बीच में एक कनेक्शन होता है जिसको ऑप्टिक नर्व बोलते हैं। ये एक किस्म का केबल होता है। तो कई ऐसी वजह होती है जिससे आंख के अंदर प्रेशर बढ़ जाता है। प्रेशर के बढ़ने से जो सबसे सेंसिटिव पार्ट होता है आंख का, वो होती है यह ऑप्टिक नर्व। तो इस बीमारी के अंदर प्रेशर बढ़ता है और आंख बिल्कुल ठीक रहती है, लेकिन आंख के द्वारा खींची हुई फोटो मस्तिष्क तक नहीं पहुंच पाती। अब क्योंकि यह डैमेज धीरे धीरे होता है और इसके अंदर साइड की नज़र जाती है, सामने की नज़र पे असर नहीं होता बहुत देर तक। रिजल्ट ये होता है कि जब तक 80-90% नज़र आपकी डैमेज ना हो जाए तब तक इसका कोई लक्षण ही नहीं होता, पता ही नहीं चलता। पहला चीज़ तो ये है कि इसके अंदर लक्षण नहीं होता। दूसरा चीज़ ये है कि जैसे मैंने बताया कि तंत्रिका तंत्र से के डैमेज के बाद कोई भी उसकी रिकवरी पॉसिबल नहीं है, इसलिए इसमें जो नज़र एक बार चली जाए वो परमानेंट हो। और तीसरी चीज़ है कि अगर इसके इलाज, इसको बीमारी को बीच में ना रोका जाए तो इवेंचुअली अंधता लगभग हर केस में हो ही जानी है, रोशनी चली जानी, रोशनी पूरी चली जाएगी। अब जो है चौथी चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो ये है कि इसका बहुत बढ़िया इलाज संभव है। तो अगर आपने इसको समय रहते इसको बीमारी को समझ लें और इसको कंट्रोल कर लें तो आपको जो है सारी उम्र आपकी नज़र बनी रहती है और बिल्कुल ठीक ठाक बनी रहती है, आपको कोई दिक्कत नहीं आती जी। तो ये 4 कारण है जिसकी वजह से अवेयरनेस, जानकारी इसके बारे में बहुत ज़रूरी है और इसी वजह से यह ग्लूकोमा वीक और ग्लूकोमा सप्ताह पूरी दुनिया में मनाया जाता है जी। और ऐसा नहीं है कि ये एक दिन में अंधता हो जाती है। इसके अंदर जो है नज़र का पूरी रोशनी जाने में करीब 15 से 20 साल लगते हैं, तो एकदम से नहीं खत्म होती है। इस वजह से इसको अगर आप साल में 2 साल में एक दफ़ा चेक कराते रहेंगे तो भी आपको एक रीजनेबल टाइम के ऊपर बीमारी को पकड़ा जा सकता है। अगर आपके घर में, परिवार में किसी यही जानना चाह रहे तो उसको थोड़ा सा जल्दी से 35 साल की उम्र से ही चेकअप हो जाना चाहिए। यानी ये हेरिडिटरी या वंशानुगत हो सकती है? वंशानुगत होती है, लेकिन इसका पेनिट्रेशन 100% नहीं होता। इस वजह से अगर आपके भाई बहनों को है तो आपके 4-5 गुना ज्यादा चांस हो जाते हैं ग्लूकोमा होने के नॉर्मल से। अगर पेरेंट्स में है तो 2 से 2.5 गुना चांस बढ़ जाते हैं। बच्चों में भी पाया जाता है? देखिए, यह जन्मजात भी हो सकता है, बच्चों में भी हो सकता है, कई बीमारियों से या कई दवाइयों के सेवन से भी होता है, तो उसलिए वो यंग एज में होता है जनरली। अच्छा। और अगर यह वंशानुगत किसी के अंदर है, किसी फैमिली में है, तो उसमें अक्सर यह जल्दी होता है। अच्छा। मतलब 20-25 साल पे भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता। तो इसलिए अगर परिवार में है तो आपको जल्दी चेकअप करवाना है। लेकिन जन्म से भी अगर ये किसी कई बार हो जाता है, उसके अंदर आंख बड़ी होने लगती है, आंख से पानी आने लगता है, तो बच्चा पैदा होते ही धूप में जाके उसकी आंखें खुलती नहीं है, तो उसका जो है एक इमरजेंसी तरीके से ऑपरेशन करना पड़ता है। अगर छोटे बच्चों में हो काला मोतिया, जिसको हम प्राइमरी कंजेनिटल ग्लूकोमा बोलते हैं, उसका जनरली जो है एंटीनेटल यानी कि मतलब जन्म से पहले भ्रूणावस्था के अंदर उसका डायग्नोसिस, निदान उसका पॉसिबल नहीं होता। कुछ ऐसी बीमारियां हैं आंखों की जिनका उस वक्त पता लग सकता है, लेकिन इसका जनरली पता नहीं लगता। तो यह पैदा होते ही बच्चे के अंदर अगर आपके को लगे कि उसकी आंख बड़ी हो रही है या उसके अंदर हेजीनेस है, आंख के अंदर धुंधलापन, आपको आंख के अंदर चमक की कमी है, या बच्चे को बाहर ले जाते ही धूप में वो आंखें बंद करने लगता है या आंख से पानी आता है जन्म से ही,
तो आपको डॉक्टर को जरूर दिखाना चाहिए। बहुत सारी कारण आपने बताया कि काला मोतियाबिंद हो सकता है। क्या ऐसा भी हो सकता है कि कोई और बीमारी है, जैसे कहते हैं कि बीपी है या डायबिटीज है या हार्ट की कोई बीमारी है, कोमॉर्बिडीज है, तब इसके चांसेस बढ़ते हैं? या कोई चोट लगने के कारण, कभी किसी को आंख में चोट लग जाए, या कोई दवाई कोई इस्तेमाल करता है किसी बीमारी की, उसके साइड इफेक्ट के तौर पर ग्लूकोमा डेवलप हो जाए, तो इस तरह के केसेस भी होते हैं क्या? देखिए, डायबिटीज के अंदर इसका इंसिडेंस थोड़ा सा बढ़ जाता है, लेकिन ब्लड प्रेशर से या हार्ट की बीमारी से इसका कोई डायरेक्ट संबंध नहीं है। इनडायरेक्ट तरीके से होते हैं, क्योंकि खून की सारी नलियां पूरे शरीर की खराब हो जाती हैं। स्ट्रोक भी हो सकता है, तो उसमें ऐसे इसके अंदर भी खून की नलियां खराब होती है। सेकेंडरी किस्म का ग्लूकोमा हो सकता है, लेकिन बड़ा अनकॉमन है। मेनली डायबिटीज के अंदर, या किसी को अगर ज्यादा बड़े नंबर का चश्मा हो, माइनस या प्लस 4-5 से ऊपर, तो भी इस बीमारी का जो है वो चांस बढ़ जाता है। अगर चोट लग जाए, तो चोट लगने से यह काला मोतिया अगर किसी को होना है तो जनरली उससे 8 से 10 या 12 साल पहले हो जाता है। तो इसलिए अगर किसी को चोट लग जाए तो उसको ता जिंदगी साल में एक दफ़ा, बेशक कोई भी उम्र पे चोट लगी हो, बेशक 10 साल की उम्र पे चोट लगी हो, तो उसको ता जिंदगी हर साल में एक दफ़ा चेकअप करवाते रहना चाहिए। और दूसरा, जो आप दवाइयों की बात कर रहे थे, वो एक बहुत ही हमारी बड़ी सामाजिक समस्या है, क्योंकि जो खुजली पानी के अंदर जो दवाइयाँ दी जाती हैं, उनके अंदर स्टीरॉयड दवाइयों का सेवन बहुत किया जाता है, स्पेशली आंख में डालने के लिए। इसके अलावा जो जैसे दमे की बीमारी है, उसके लिए भी स्टीरॉयड, जो स्किन की बहुत सारी बीमारी है उसके अंदर स्टीरॉयड की क्रीम दी जाती है। और स्पेशली आंखों के बारे में बात करूँगा, जैसे आजकल जो सीज़न है, ये चेंजिंग सीज़न है। चेंजिंग सीज़न के अंदर एलर्जी बहुत कॉमन होती है, जिसको हम वर्नल केराटोकंजंक्टिवाइटिस कहते हैं। तो उससे होता क्या है कि बच्चे को लेकर, बच्चों में ज़्यादा होती है, बच्चे को लेकर पेरेंट्स डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर लिखता है 15 दिन के लिए स्टीरॉयड, उसके बाद वापस बुलाते हैं, वो कहते हैं यार दवाई तो 50 रुपए की है, डॉक्टर को फीस 500 देनी पड़ेगी, दोबारा क्या करने, केमिस्ट से लेकर डाल देते हैं, और केमिस्ट भी बिना प्रेस्क्रिप्शन के दवाई दे देती है। वो 6 महीने तक डालते रहते हैं, बच्चा अंधा हो जाता है, और ये जो नज़र है उसकी जो चली जाती है, वो दुनिया में किसी इलाज से वापस नहीं आती। तो सफ़ेद मोतिया, काला मोतिया स्टीरॉयड दवाइयों के सेवन से बहुत कॉमनली हो जाता है, और हमारे देश के अंदर कई हजार बच्चे हर साल दृष्टि विहीनता का शिकार हो जाते हैं इससे। तो एक बहुत बड़ा मैसेज है डॉक्टर साहब आज सभी श्रोताओं के नाम की, कोई भी चीज़ ओवर द काउंटर लेकर किसी डॉक्टर की सलाह के बिना प्लीज़ आप इस्तेमाल ना करें। जब ये ग्लूकोमा की हम बात करते हैं, काला मोतिया की बात करते हैं, तो एक और आता है मोतियाबिंद भी एक बीमारी होती है आँख की, जिसको कैटरेक्ट कहा जाता है और बहुत कॉमन है। तो इन दोनों के अंतर को ठीक से समझा दीजिए। देखिए, जो सफेद मोतिया या मोतियाबिंद जिसको कहते हैं, जो कि काले रंग का भी हो सकता है। अच्छा, वो जरूरी नहीं कि सफेद रंग का, वो काले रंग का, ब्राउन कलर का, किसी भी तरीके से हो सकता है। अच्छा। तो हम लोग इंग्लिश में बात करते हैं, हिंदी और इंग्लिश को मिक्स कर देते हैं, तो उसका हम ट्रांसलेशन कर देते हैं ब्लैक कैटरेक्ट। ब्लैक कैटरेक्ट बिल्कुल अलग चीज़ है, ब्लैक कैटरेक्ट ग्लूकोमा नहीं है। ब्लैक कैटरेक्ट सिर्फ वही है कि जब हार्ड हो जाता है सफ़ेद मोतिया, अगर उसका समय पर इलाज है तो थोड़ा सा हार्ड हो जाता है, तो उसका रंग जो है वो ब्राउन और फिर ब्लैक हो जाता है, तो वो एक अलग चीज़ है। मोतियाबिंद या सफ़ेद मोतिया जो कि किसी भी कलर का हो सकता है, वो तो हर एक को होना ही है, वो ऐसे ही है जैसे बाल सफ़ेद होने हैं, वो बीमारी नहीं है, वो एक उम्र का तकाजा है। लेकिन काला मोतिया एक गंभीर बीमारी है, जिसके अंदर जो नज़र चली जाए वह दुनिया के किसी इलाज से वापस नहीं आती। लेकिन अगर कोई आदमी पूरी दृष्टि विहीनता हो चुकी है उसकी, अगर उसको तब भी या किसी भी स्टेज पे अगर काला मोतिया किसी को हो, उसकी डेथ हो जाए, तो डेथ के बाद वो अपनी नेत्र जो है वो दान कर सकता है। इसका निदान कैसे किया जाता है, पहचान कैसे होती है? कई टेस्ट होते हैं, उनके द्वारा इसको देख सकते हैं। सबसे पहले तो आंख का प्रेशर चेक किया जाता है, फिर साइड की जो विजन है वो चेक की जाती है, जिसको फील्ड एनालाइजर बोलते हैं, वो एक ऑटोमेटिक मशीनें होती है, उससे ऊपर की जाती है। इसके अलावा एक इमेजिंग होती है, जैसे आपका सीटी स्कैन होता है, एमआरआई होता है, ऐसे ही एक ओसीटी होता है, ऑप्टिकल कोहेरेंस टोमोग्राफी, तो उसके ऊपर किया जाता है, और आंख की जो कॉर्निया जो है उसकी मोटाई को नापते हैं। इसके अलावा एक गोनियोस्कोपी टेस्ट होता है, वो देखते हैं कि इसमें किस किस्म का काला मोतिया है। तो ये 4-5 टेस्ट होते हैं जिनसे जो है इसका पता लगता है। तो ये अलग अलग किस्मों का भी हो सकता है, कुछ इसमें प्रकार भी होते हैं? देखिए, इसको हम मेनली 4 प्रकार के अंदर हम इसको डिवाइड करते हैं। एडल्ट ग्लूकोमा, चाइल्डहुड ग्लूकोमा एंड सेकेंडरी ग्लूकोमा, और एडल्ट ग्लूकोमा 2 हैं। ये 3 मतलब टोटल हो गए। तो एडल्ट ग्लूकोमा की 2 वैरायटीज हो गई, ओपन एंगल और एंगल क्लोजर, तो 4 टोटल हो गई। तो जो कंजेंटल ग्लूकोमा है वो तो बात हम कर चुके, और जो सेकेंडरी ग्लूकोमा है वो दवाइयों के सेवन से, चोट से, या आंख की कोई और बीमारियों से, या मधुमेह की बीमारी से, उनसे जो आंख में कुछ डैमेजेस ऐसे हो जाते हैं, या आंख के ऑपरेशन के अंदर कुछ खराबी हो जाए, तो उन सब से जो है
जो वो secondary काला मोतिया glaucoma। बनता है उसको हम सेकेंडरी ग्लोकोमा जी, बोलते हैं। ठीक है। अब जो प्राइमरी ग्लोकोमा है, जो एडल्ट प्राइमरी ग्लोकोमा है, वो दो वैरायटी का होता है। एक तो जो सिंपल ग्लोकोमा जिसको बोलते हैं और जिसको ओपन एंगल ग्लोकोमा बोलते हैं, उसके लिए जो बात मैंने आपको कही है कि उसका बिल्कुल कोई लक्षण नहीं होता, तो ये तो उसके लिए है। और जो एंगल क्लोजर ग्लोकोमा होता है उसमें कई बार सिम्टम्स होते हैं। अच्छा। उसमें भी 90% से ज़्यादा लोगों के सिम्टम नहीं होते, लेकिन 10% लोगों के अंदर सिम्टम्स हो सकते हैं। वो मैं सिम्टम आपको बताना चाहूँगा कि शाम के वक्त एक साइड के अंदर हल्का सर दर्द होना, और जो सोने से ठीक हो जाता है, दवाई से ठीक नहीं होता। इसके अलावा कोई हॉरर मूवी देखते हैं या जो इमोशनल ज़्यादा लोग होते हैं उनके अंदर इसको होने का ज़्यादा खतरा रहता है, स्पेशली लेडीज़ के अंदर, या जिनका प्लस नंबर का चश्मा ज़्यादा हो। इसमें टिपिकली क्या होता है कि कहते हैं कि एक आदमी जो है, कोई एक लेडी 40 ईयर्स से ज़्यादा जिसकी एज हो, हॉरर मूवी देख रही हो, साथ में कॉफ़ी पी रही हो, तो ये एक बहुत बड़ा प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर होता है। अंधेरे में ज़्यादा होता है ये, तो उसके अंदर जो है एक अटैक हो सकता है। या तो हल्के अटैक होते हैं, जैसे एक थोड़ा सा हुआ, थोड़ी देर के लिए ठीक हुआ, सो गए, ठीक हो गया, और एक साइड पे होता है। दूसरा ये होता है कि इसका एक्यूट अटैक भी हो सकता है, उसके अंदर बहुत तेज दर्द, उल्टी और नज़र कम हो जाती है सडनली। तो वो केवल 1% या 2% लोगों में ही होता है ऐसा। इसीलिए हम कहते हैं कि इसका लक्षण नहीं होता। अब उस लक्षण की वेट नहीं करनी डॉक्टर के पास जाने के लिए। डॉक्टर साहब, अब बचाव की बात बहुत ज़रूरी है। मैं उपचार की भी बात करना चाह रही थी, लेकिन बचाव इसलिए कि आपने बार बार स्ट्रेस किया है कि इसका बचाव करना ज़्यादा आवश्यक है। देखिए, बचाव का तो तरीका एक ही है कि आप जो है 40 साल की उम्र के बाद 2 साल में एक दफ़ा, और 50 साल की उम्र के बाद साल में एक दफ़ा चेकअप ये चेकअप भी एक तरीका है बस। लेकिन लाइफस्टाइल चेंजेस जो होती हैं ना, उनके अंदर वो उनके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिनको काला मोतिया हो चुका है या जिनको होने का अंदेशा है। तो उसके लिए जो है मेडिटेशन को बहुत ही उसका पॉजिटिव रोल है। मेडिटेशन से आदमी के हार्मोन्स डाउन हो जाते हैं, शांत हो जाता है। तो शांत स्वभाव जब आदमी का होता है तो उससे आपका ब्लड प्रेशर, हार्ट की बीमारी, स्ट्रोक और काला मोतिया, ये सभी चीज़ों को ही, इसको मल्टीपल बोलते हैं हम लोग, कि हर चीज़ का इलाज जो है मेडिटेशन के साथ जो है दवाइयों की ज़रूरत आपकी कम हो जाती है। और दूसरा ये है कि कुछ चीज़ें ऐसी जो नहीं करनी होती, जो मैं ज़रूरी आपको बताना चाहूँगा, वो जो है जिसके अंदर पेट के अंदर प्रेशर बढ़ता है, यानी कि जैसे कपालभाति प्राणायाम है, उसके अंदर प्रेशर बढ़ता है, तो उसको करना ठीक नहीं होता। अच्छा। इसी तरीके से सर नीचे और पैर ऊपर वाली जो कोई एक्सरसाइज है, जैसे शीर्षासन, सर्वांगासन, उसको नहीं करना होता। इसके अलावा जो कुछ लोग योगा के लिए 2-2 लीटर, 1-1 लीटर खाली पेट पानी पीते हैं, वो बहुत नुकसानदेह हो सकता है। हम लोग यही रिकमेंड करते हैं कि जिसको काला मोतिया की बीमारी हो, एक वक्त में 1 गिलास से ज़्यादा पानी ना ले। लेकिन ये उन्हीं के लिए जिनको काला मोतिया ऑलरेडी जिनको है जी, और जिनको ऑलरेडी है उनके लिए जो है, जो हमारे तंबाकू का इस्तेमाल है वो भी नुकसानदेह हो सकता है। इसके अलावा जो लोग प्रोफेशनली जो है विंड इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं, बांसुरी बजाते हैं या कुछ भी शहनाई वगैरह बजाते हैं, जो प्रोफेशनली बजाते हैं, उस चीज़ को भी, अगर किसी को काला मोतिया हो चुका हो तो उसको अवॉइड करना चाहिए। उपचार कैसे होता है? इसका जो उपचार है वो मेनली तो आई ड्रॉप्स के द्वारा किया जाता है। आंख में दवाई डालनी पड़ती है, लेकिन वो सारी जिंदगी डालनी पड़ती है, रेगुलरली डालनी पड़ती है। कई किस्म की दवाइयाँ होती है जो एक बार से 3-4 बार तक भी डालनी पड़ सकती हैं, और कई बार मल्टीपल डालनी पड़ती हैं। अगर उनसे भी काबू ना आए तो लेज़र या फिर ऑपरेशन से किया जाता है। लेकिन इसका ऑपरेशन इतना सिंपल नहीं होता जैसे सफ़ेद मोतिया का होता है, और ऑपरेशन के बाद भी नज़र की रिकवरी नहीं होती। कई बार यह ऑपरेशन साल में, 2 साल में, 5 साल में फेल हो जाता है, तो दोबारा से फिर दवाइयों की ज़रूरत पड़ने लगती है। तो इसलिए अगर ऑपरेशन हो भी जाए तो भी आपको ज़िंदगी चेकअप तो करवाते ही रहना पड़ता है, और दवाइयों के साथ साथ रेगुलर हर 4 से 6 महीने में चेकअप भी सारी उम्र एक उतना ही वैल्यूएबल है जितना कि दवाई को डालना है, ताकि पता लगे अगर बीमारी बढ़ रही हो तो उसको, दवाई को भी उसी प्रोपोर्शन में बढ़ाया जा सके। एक चीज इसके बारे में स्पेशल बताना चाहूंगा कि जो मैंने नैरो एंगल ग्लोकोमा या आपको बताया था, जो गंभीर किस्म का काला मोतिया होता है, उसके अंदर एक बहुत ही सिंपल किस्म का लेजर है। वो अर्ली स्टेज के अंदर क्यूरेटिव हो सकता है। क्यूरेटिव का मतलब एक बार आपने लेजर किया, बात खत्म, सारी उम्र के लिए ठीक हो गया। अच्छा। ऐसे भी होता है, और ये उसमें होता है जो कि ज्यादा गंभीर है। तो इसलिए जो है रेगुलर चेकअप से बहुत सारी चीजों को पकड़ा जा सकता है। डॉक्टर साहब, आपने समय निकाला, इस विषय पर इतनी जानकारी आपने हमारे साथ, हमारे श्रोताओं के साथ साझा करी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। शुक्रिया। ग्लूकोमा, बचाव एवं उपचार, इस विषय पर अभी आप जानकारी प्राप्त कर रहे थे नेत्र विशेषज्ञ डॉक्टर मानवदीप सिंह से। आप प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ ऑप्थेल्मोलॉजी, डॉक्टर RML हॉस्पिटल हैं। आपसे बात कर रही थी शालिनी मित्तल।
स्कूल और कॉलेज काउंसलिंग छात्रों को मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करने में मदद करती है, साथ ही शैक्षिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए भी मदद करती हैं। इसके अलावा विद्यालयों और शैक्षिक संस्थानों में परामर्श की भूमिका पर विस्तृत जानकारी दे रही हैं स्मिता मीना। आप काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट हैं। आइए सुनते हैं ये वार्ता। शिक्षा केवल पुस्तकों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक समग्र विकास प्रक्रिया है जिसमें छात्रों का मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक विकास भी शामिल है। आइए जानते हैं कि विद्यालयों में परामर्श क्यों आवश्यक है और इसका छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों पर क्या प्रभाव पड़ता है। पहले हम ये जानते हैं कि विद्यालयों में परामर्श या काउंसलिंग क्यों आवश्यक है। विद्यालय और शैक्षणिक संस्थान केवल शिक्षण के केंद्र नहीं होते, बल्कि ये छात्रों के मानसिक और सामाजिक विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आज के दौर में छात्र विभिन्न प्रकार की समस्याओं का सामना कर रहे हैं, जैसे शैक्षणिक दबाव। इसमें हम जान सकते हैं कि परीक्षा का तनाव, प्रतिस्पर्धा और भविष्य की चिंता, ये सब शामिल है। भावनात्मक चुनौतियों में अगर हम देखें, जैसे आत्मविश्वास की कमी, तनाव, चिंता या अवसाद। अगर हम सामाजिक दबाव में देखें तो सहपाठियों के साथ तालमेल बैठाना, दोस्ती और संबंधों की जटिलताएं आदि शामिल किए जा सकते हैं। करियर मार्गदर्शन में छात्रों को उनके रुचि और क्षमता के अनुसार सही दिशा दिखाना, ये सभी समस्याओं से निपटने के लिए विद्यालयों में एक परामर्शदाता की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। आइए अब हम बात करते हैं कि विद्यालयों में परामर्शदाता यानी काउंसलर किन किन तरीकों से छात्रों की मदद कर सकते हैं। यह जिम्मेदारी बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुमायी होती है। वे विभिन्न स्तरों पर कार्य करते हैं। जैसे इसी में पहला बिंदु आता है शैक्षणिक परामर्श। इसमें हम देखते हैं कि छात्रों को पढ़ाई में ध्यान केंद्रित करने में की रणनीतियां सिखाना, परीक्षा की चिंता से दूर करने के उपाय बताना, समय प्रबंधन और अध्ययन तकनीकों पर मार्गदर्शन देना आदि पर विचार किया जाता है। इसी में दूसरा बिंदु आता है व्यक्तिगत और भावनात्मक परामर्श। इसमें हम जानेंगे छात्रों को मानसिक समस्याओं को समझना और उन्हें सहारा देना, आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए मानसिक तकनीकों का उपयोग करना, तनाव, अवसाद या गुस्से जैसी भावनाओं को नियंत्रित करने की सलाह देना। इसी में अब हम तीसरा बिंदु देखते हैं, जो कि है सामाजिक और व्यवहारिक परामर्श। इसमें हम देखेंगे छात्रों को सही सामाजिक व्यवहार सिखाना, दोस्ती, सहपाठियों और शिक्षकों के साथ बेहतर संबंध बनाने में मदद करना, बदमाशी यानी बुलिंग और साइबर बुलिंग जैसी समस्याओं से निपटने में सहायता करना। चौथा बिंदु हमारा है करियर मार्गदर्शन, जिसमें शामिल है छात्रों की रुचि और योग्यता के अनुसार करियर में विकल्प बताना, मनोवैज्ञानिक परीक्षण यानी एप्टीट्यूड टेस्ट, इंटरेस्ट टेस्ट के माध्यम से सही करियर चुनने में सहायता करना, विभिन्न पाठ्यक्रमों, प्रतियोगी परीक्षाओं और करियर के अवसरों की जानकारी देना शामिल है। क्या परामर्श केवल छात्रों के लिए ही होता है या इसमें शिक्षकों और अभिभावकों की भी भूमिका होती है? परामर्श केवल छात्रों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें शिक्षकों और अभिभावकों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जैसे शिक्षकों के लिए परामर्श की अगर हम बात करें, इसमें शिक्षकों को यह सिखाया जाता है कि वे छात्रों की मानसिक स्थिति को कैसे समझे। कक्षा में तनाव मुक्त वातावरण बनाने के लिए शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जाता है। शिक्षक छात्र संबंधों को मजबूत बनाने का कार्य किया जाता है। अगर अभिभावकों के लिए परामर्श की हम बात करें तो अभिभावकों को यह समझाया जाता है कि वे अपने बच्चों के साथ संवाद यानी कॉन्वर्जेशन कैसे करें। बच्चों पर अत्यधिक दबाव डालने से बचने की सलाह दी जाती है। माता पिता को यह बताया जाता है कि यदि उनका बच्चा मानसिक या भावनात्मक रूप से संघर्ष कर रहा है तो क्या कर सकते हैं। ये जानना भी अति आवश्यक विषय है। आजकल कई स्कूलों में काउंसलिंग सेवाएं होती तो है, लेकिन उन्हें अधिक प्रभावी कैसे बनाया जा सकता है, आइए इसे जानते हैं। इसके लिए कुछ महत्वपूर्ण उपाय अपनाकर परामर्श सेवाओं को अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है। जैसे हर विद्यालयों में एक एक्सपर्ट काउंसलर नियुक्त किया जाए, छात्रों को परामर्श सेवाओं के बारे में जागरूक किया जाए, अभिभावकों
और शिक्षकों को मानसिक स्वास्थ्य पर नियमित रूप से कार्यशालाओं में शामिल किया जाए। परामर्श प्रक्रिया को गोपनीय रखा जाए ताकि छात्र निसंकोच अपनी समस्याएं साझा कर सकें। परामर्श को केवल समस्या समाधान तक सीमित न रखकर समग्र मानसिक स्वास्थ्य विकास का हिस्सा बनाया जाए। अब हम एक व्यवहारिक उदाहरण से समझते हैं कि विद्यालयों में परामर्श कैसे मदद कर सकता है। मान लीजिए कि एक छात्र पढ़ाई के अत्यधिक दबाव में है और उसे परीक्षा से डर लगता है। ऐसी परिस्थिति में क्या करना चाहिए? तो ऐसी परिस्थिति में काउंसलर उसकी समस्या समझकर उसे रिलैक्सेशन टेक्निक सिखाते हैं। उसे टाइम मैनेजमेंट रणनीतियां बताई जाती है। माता पिता और शिक्षकों को भी यह बताया जाता है कि छात्र पर अधिक दबाव न डालें। इसके परिणाम स्वरूप वह छात्र आत्मविश्वास से परीक्षा देता है, अपनी क्षमता का बेहतर प्रदर्शन करता है। इसी तरह अगर कोई छात्र दोस्तों से अलग थलग महसूस करता है तो ऐसे में काउंसलर उसकी सोशल स्किल्स को सुधारने में मदद कर सकता है। श्रोताओं, हमें उम्मीद है कि आपको ये समझने में मदद मिली होगी कि स्कूलों में मानसिक और भावनात्मक समर्थन कितना आवश्यक है। अंत में मैं एक काउंसलर के तौर पर बस यही कहना चाहूंगी कि हर विद्यालयों में परामर्श सेवाएं बेहद जरूरी है ताकि छात्र न केवल शैक्षणिक रूप से बल्कि मानसिक रूप से भी स्वस्थ और संतुलित जीवन जी सके। अगर किसी छात्र को तनाव, चिंता या अन्य समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है तो उसे काउंसलर से बात करने में झिझक नहीं करनी चाहिए। अगर आप एक शिक्षक, अभिभावक या छात्र हैं तो परामर्श सेवाओं का लाभ उठाएं। अभी आप शैक्षिक संस्थानों और विद्यालयों में परामर्श की भूमिका पर जानकारी प्राप्त कर रहे थे। वार्ताकार थी स्मिता मीना, काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम स्वास्थ्य पत्रिका हमारी सेहत। श्रोताओं, विश्व गुर्दा दिवस एक वैश्विक स्वास्थ्य जागरूकता अभियान है जो गुर्दे के महत्व पर ध्यान केंद्रित करता है और दुनिया भर में गुर्दे की बीमारी और इससे जुड़ी स्वास्थ्य समस्याओं की आवृत्ति और प्रभाव को कम करता है। विश्व गुर्दा दिवस प्रतिवर्ष मार्च के दूसरे गुरुवार को मनाया जाता है। डॉक्टर संदीप महाजन से सुनते हैं किडनी को कैसे रखें स्वस्थ, इस विषय पर ली गई भेंटवार्ता। हमारे विशेषज्ञ किडनी रोग विशेषज्ञ हैं अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली में। इनसे बात कर रहे हैं आदित्य कुमार। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत। नमस्कार। डॉक्टर साहब, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि नेफ्रोलॉजी के क्षेत्र में हाल के वर्षों में क्या कुछ प्रगति हुई है? हाल ही में जो मेजर एडवांसमेंट्स हुए हैं इस फील्ड में, उसमें सबसे बड़ा तो यही है कि पहले ट्रांसप्लांट के लिए या गुर्दा प्रतिरोपण के लिए हमें ब्लड ग्रुप में ही जाना पड़ता था, तो वही व्यक्ति दूसरे को गुर्दा दे सकता था जिनका ब्लड ग्रुप आपस में मेल खाता है। लेकिन अब कुछ प्रणालियों द्वारा हम सक्सेसफुली, बिल्कुल कामयाब तरीके से जिन लोगों का ब्लड ग्रुप नहीं मेल खाता उनमें भी ट्रांसप्लांट कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स भी। ऐसा नहीं कि सिर्फ 1-2 साल के लिए, लंबे समय के लिए भी ये गुर्दे ही उतना ही बढ़िया काम करते हैं जितना ब्लड ग्रुप कंपैटिबल या जिनका सेम ब्लड ग्रुप है उनके साथ गुर्दा हो। दूसरी जो मेजर एडवांसमेंट रही है वो आप समझिए एक तरह से ईज ऑफ एक्सेस टू डायलिसिस है। पहले डायलिसिस बहुत लिमिटेड या बहुत सीमित एरिया में ही मिल पाता था, बड़े शहरों में, बड़े शहरों के कुछ अस्पतालों में इसी तक सीमित था। लेकिन सरकार की डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल तक पहुंचाने की डायलिसिस की सुविधा, इस जोर की वजह से अब डायलिसिस दूर दराज के लोगों में भी आसानी से उपलब्ध है और डायलिसिस अब पूरी तरह से फ्री है। हर कोई डायलिसिस की सुविधा आसानी से ले सकता है अपने किसी भी पास के अस्पताल में जाकर। ऐसे ही डायलिसिस की एक दूसरी प्रणाली होती है जो घर पे कर सकते हैं, जिसको पेट की डायलिसिस कहते हैं। भारत में पिछले 4-5 सालों में मेरे ख्याल से यही मेजर अचीवमेंट्स हैं जो आप समझे हमारी डायलिसिस और ट्रांसप्लांट के क्षेत्र में आए हैं। इसके अलावा गुर्दे की बीमारियों पे कंट्रोल पाने के लिए कई ऐसी दवाइयां आई हैं जो गुर्दे की बीमारी में आगे बढ़ने की जो गति है उसको धीरे कर सकते हैं। खासकर जो पेशेंट को डायबिटीज यानी कि मधुमेह या ब्लड प्रेशर की परेशानी हो, तो अगर ये पेशेंट्स का हमें जल्दी पता चल जाए कि इनको ये परेशानियां हैं, डायबिटीज की वजह से या ब्लड प्रेशर की वजह से किडनी इन्वॉल्व हो रही है, तो इनमें हम बहुत जल्दी ही इन दवाइयों से आगे की किडनी की जो खराब होने की गति है उसको धीरे। डॉक्टर साहब, आमतौर पर लोगों में किडनी की कौन सी बीमारी अगर देखने को मिले? देखिए, किडनी में काफी तरह की परेशानियां हैं, जैसे कि पेशाब के रास्ते प्रोटीन जाना या झाग जाना,
किडनीज खराब होना, जो कि कुछ एकदम बीमारी की वजह से हो सकते हैं, जिसको हम एक्यूट किडनी इंजरी कहते हैं, या किडनी की लंबी बीमारी जिसमें लंबे समय से किसी बीमारी की वजह से किडनीज खराब हो जाए, जिसे हम क्रॉनिक किडनी डिजीज कहते हैं। ब्लड प्रेशर भी ज्यादातर किडनी से ही रिलेटेड है। आदमी का ब्लड प्रेशर ऊंचा रहने के लिए किडनीज में कुछ ना कुछ खराबी होनी चाहिए, तभी ब्लड प्रेशर लंबी देर के लिए ऊंचा रहता है। तो ब्लड प्रेशर एक अपने आप में कॉमन किडनी की परेशानी है। पथरी होना और यूरिन में बार बार इन्फेक्शन आना, ज्यादातर जो किडनी की परेशानियां हैं वो उन्हीं 4-5 बीमारियों में हम जोड़ सकते हैं। नेफ्रोटिक सिंड्रोम या किडनी के रास्ते प्रोटीन जाना, एक्यूट किडनी इंजरी, किडनी का काम एकदम कम हो जाना, क्रॉनिक किडनी डिजीज, किडनी की बीमारी जिसमें किडनीज कम काम कर रही हैं, लंबी देर तक जाना, ब्लड प्रेशर, पथरी की परेशानी और यूरिन की इन्फेक्शन। इनमें से जिसके बारे में सबसे ज्यादा जागरूकता है या सबसे ज्यादा परेशानी जिसे माना जाता है वो है क्रॉनिक किडनी डिजीज, जिसमें किडनी का काम 3 महीने से ज्यादा के लिए खराब हो गया है और जो वापसी नहीं किया जा सकता। जो वापसी किया जा सकता है उसको हम एक्यूट किडनी इंजरी कहते हैं, जिसमें किसी बीमारी, किसी दवाई या किसी इन्फेक्शन की वजह से किडनी का काम एकदम कम हो जाता है या कई बार बंद भी हो जाता है। और जब हम इनको ट्रीट करते हैं तो ये पेशेंट्स जो डायलिसिस पे भी रहते हैं बिल्कुल ठीक होके वापस घर जाते हैं। उसे हम एक्यूट किडनी इंजरी कहते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, इसके लक्षण क्या क्या नजर आते हैं अगर किसी को हो जाए? देखिए, किडनी की परेशानी ऐसी है कि जिसमें शुरू के स्टेजेस में कोई लक्षण नहीं आते। जो कॉमन लक्षण है वो है कमजोरी रहना, नॉन स्पेसिफिक, जैसे कमजोरी महसूस करना, थकान रहना, ब्लड प्रेशर अनकंट्रोल्ड हो जाना। जैसे किसी व्यक्ति का पहले एक दवाई से अच्छा ब्लड प्रेशर कंट्रोल था, अचानक उसे 2 या 3 दवाइयां लेनी पड़ रही हैं और ब्लड प्रेशर कंट्रोल एकदम बिगड़ जाए। आंखों के आसपास सूजन आना, पैरों पे सूजन आना, रात में यूरिन के लिए बार बार उठना, पेशाब बार बार आना, पेशाब कम आना, पेशाब में झांकसी आना या लाल रंग का पेशाब आना, ये सब लक्षण हो सकते हैं किडनी डिजीज के। बट जैसे मैंने बताया, किडनी डिजीज में लक्षण आना बहुत लेट स्टेज पे होता है, तो इसलिए किडनी की बीमारी में या किडनी हेल्थ की जानकारी ही किडनी बीमारी रोकने का सबसे प्रथम स्टेप है। सबसे पहला कदम किडनी डिजीज से बचने का किडनी की हेल्थ की जानकारी के लिए है। तो किडनी की हेल्थ की जानकारी के लिए आपको सिर्फ 3 या 4 आसान टेस्ट चाहिए। ब्लड प्रेशर, जैसे मैंने बताया, एक इम्पोर्टेंट कारण भी है और किडनी डिजीज में ब्लड प्रेशर होता भी है। यूरिन के रास्ते प्रोटीन जाना, जो कि एक बहुत ही सिंपल और सस्ता टेस्ट है। ब्लड में कुछ केमिकल्स की मात्रा देखना जो कि किडनी डिजीज में बढ़ जाते हैं, जैसे कि यूरिया और क्रिएटिनिन, और एक अल्ट्रासाउंड से देखने के लिए कि आपकी दोनों किडनीज ठीक है या नहीं है, उनमें कोई पथरी की परेशानी है या नहीं है। तो अगर आप ये 4 टेस्ट करा लें तो आपको काफी हद तक अपनी किडनी की हेल्थ के बारे में पता चल जाएगा। और जिन लोगों को किडनी डिजीज होने का ज्यादा खतरा है, जैसे जिनको डायबिटीज है, जिनको ब्लड प्रेशर है, जिनको पथरी की परेशानी है, जिनके परिवार में किसी को किडनी डिजीज या हार्ट डिजीज है, तो उनमें ये टेस्ट हमें सालाना कराना चाहिए। सो मैं जस्ट यही कहना चाहूंगा कि किडनी हेल्थ, नो योर किडनी हेल्थ इज फर्स्ट स्टेज ऑफ हैविंग अ गुड किडनी। डॉक्टर साहब, अगर किसी व्यक्ति को किडनी की बीमारी हो जाने पर आप लोग इलाज किस तरह करते? देखिए, जैसे मैंने बताया, अगर किडनी की डिजीज हमें जल्दी पता चल जाए तो हम सबसे पहले उसका कारण देखते हैं। कारण डायबिटीज, ब्लड प्रेशर के अलावा किडनी की कुछ ऐसी परेशानियां होती हैं जिसमें किडनी ही खाली इन्वॉल्व होती है, जिसे हम ग्लोमेरुलर डिजीज, ट्यूबुलर इंटरस्टिशियल डिजीज कहते हैं, या कुछ ऐसी बीमारियां जो खानदानी चली आ रही है, जैसे सिस्टिक डिजीजेज ऑफ द किडनी। तो अगर हम कारण जान पाए तो कई कारण ऐसे हैं जो हम वापसी कर सकते हैं। जैसे ग्लोमेरुलर डिजीजेस को हम ट्रीट कर सकते हैं, तो उसकी ट्रीटमेंट सबसे पहला कदम है। तो सबसे पहले कारण जानना और उसकी ट्रीटमेंट करना। अगर डायबिटीज की वजह से किडनी इन्वॉल्वमेंट है तो जैसे मैंने बताया, अच्छा टाइट शुगर कंट्रोल, कुछ दवाइयां हैं जो डायबिटीज के लिए भी यूजफुल है और जो किडनी की परेशानी को भी आगे होने से घटाती हैं, उन दवाइयों का यूज करना। ब्लड प्रेशर अगर है तो ब्लड प्रेशर का टाइट कंट्रोल करना, और कुछ दवाइयां ऐसी हैं जो ब्लड प्रेशर कंट्रोल के साथ साथ किडनी को भी बचाती है, उन दवाइयों का यूज करना। और सबसे इंपॉर्टेंट जो जरूरी काम है, लाइफस्टाइल चेंजेस करना। किडनी की डिजीज बढ़ने का सबसे इंपॉर्टेंट कारण लाइफस्टाइल ही है, हमारी खराब जीवन शैली ही है। हेल्दी लाइफस्टाइल या स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए हमें अपने खाने में नमक कम करना है, औसतन 1 छोटे चम्मच से ज्यादा नमक का इस्तेमाल नहीं करना है, रेगुलर एक्सरसाइज करनी है, तंबाकू, धूम्रपान का सेवन बंद करना है, रेगुलर एक्सरसाइज करनी है, और अगर हमारा वजन बढ़ा हुआ है तो उसको घटाना है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आज आपने हमें किडनी की बीमारी और इसके इलाज के क्षेत्र में प्रगति के बारे में व्यापक जानकारी दी और आप हमारे स्टूडियो आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। किडनी को कैसे रखें स्वस्थ? अभी आप डॉक्टर संदीप महाजन से ली गई ये भेंटवार्ता सुन रहे थे। आप किडनी रोग विशेषज्ञ हैं, एम्स यानी अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली में। आपसे बात कर रहे थे आदित्य कुमार। इसी के साथ हमारी आज की स्वास्थ्य पत्रिका हमारी सेहत
यहीं समाप्त होती है। फिर मिलेंगे अगली बार, तब तक के लिए स्वीकार करें हमारा नमस्कार। अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे थे कार्यक्रम स्वास्थ्य पत्रिका हमारी सेहत। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी शालिनी मित्तल।